हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का कोर्स 10 है। लेक्चर नंबर 16 कोर्स है डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं, बुलियन लॉज कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट कर चुके हैं, आइडिया ऑफ मीन टर्म एंड मैक्स टर्म कर चुके हैं। आज हम लोग ये करेंगे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस, जिसमें दो लॉजिक फंक्शंस, दो मेथड्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के मैप के बारे में करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस, जिसमें दो मेथड्स हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो इसके अलावा भी कई मेथड्स हो सकते हैं लॉजिक फंक्शंस को लिखने का, बट ये कन्वीनियंट है मेथड है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ऑफनली। तो हम एक एग्जांपल लेंगे और जनरल लॉजिक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं और फिर स्टडी करेंगे कि अगर हम किसी लॉजिक फंक्शंस को इन दोनों मेथड्स में लिखते हैं तो हमारे पास क्या बेनिफिट आता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, एक लॉजिक फंक्शन लिया जिसमें कि तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, और उनके कंप्लीमेंट भी रहेंगे, सी का कंप्लीमेंट है इसमें। तो अब इसको देखिए, ए एक वेरिएबल लिए, बी सी का एंड है और इन दोनों का और कर दिया। फिर बी एक वेरिएबल है, सी बार ए का एंड है और फिर इन दोनों का और है, और फिर जो ये आया इनका एंड है। ठीक, तो हमारे पास एक एंड गेट, दो एंड गेट और इन दोनों को तीन एंड गेट और दो और गेट और एक नॉट गेट चाहिए, और इसमें जो लेवल होगा तीन लेवल होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसके सर्किट लॉजिक सर्किट्स को फिर देखते हैं। ये हमने इस लॉजिक फंक्शंस का सर्किट बना लिया। अब तीन इनपुट है ए बी सी और आउटपुट आपका वाई है। यहाँ पे देखिए ए है और ये बी सी, ये आ गया आपको बी सी का प्रोडक्ट, और ये आ गया आपको सी बार ए का एंड या प्रोडक्ट, और ये ए है तो ये हो गया ए प्लस बी सी, ये हो गया बी प्लस सी बार ए। इन दोनों का एंड करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी सी एंड बी प्लस सी बार ए। ये आपका फाइनल आउटपुट हो गया। तो देखिए लेवल कितना है इस सर्किट का, एक लेवल यहाँ, एक आउटपुट यहाँ से आ रहा है, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, मतलब तीन लेवल इसको में बांट सकते हैं। अब इसी फंक्शन को जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट में इसको लिखने के बाद हमारे पास सर्किट कितना सिंप्लीफाई होता है, एक्सप्रेशंस बुलियन फंक्शंस का कितना सिंप्लीफाई होता है, अकॉर्डिंगली सर्किट कितना सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 1 इस लिख दिया, इक्वेशन 1 फिर हमने यहाँ लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करके एसओपी देखिए नाम से क्लियर है क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कुछ वेरिएबल्स के प्रोडक्ट होंगे और उन प्रोडक्ट का सम होगा। तो उस फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए से बी प्लस सी बार ए हो गया एक टर्म, प्लस बी सी, बुलियन अलजेब्रा के सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो करेंगे, बी प्लस सी बार ए। और बुलियन अलजेब्रा के रूल्स जो है वो जनरल अलजेब्रा के रूल्स जैसे ही हैं। तो ये मल्टीप्लाई किया इससे, फिर ये मल्टीप्लाई किया इससे, तो गेट हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी बार ए प्लस बी सी बी प्लस बी सी सी बार ए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी को ए बी रहने दीजिए, ए दो बार है तो ए का एंड करेंगे तो यही रहेगा, और सी एच की कम्यूटेटिव है तो हम फ्लिप कर सकते हैं पोजीशन को। ये आपका आ गया ए सी बार। सिमिलरली बी बी डबल है तो इसको इधर ले आए, बी बी आपका बी हो जाएगा, तो ये बी सी हो जाएगा।
और ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। क्यों? सी और सी बार है, सी और सी बार 0 हो जाएगा, सी और सी बार का एंड करने पे 0 होता है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको यहीं पे 0 कर दीजिए, 0, सी बार 0 होता है, ये टर्म 0 हो गया हमारा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, जो एसओपी फॉर्म आया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। एसओपी फॉर्म हमारा क्या आ गया, y इजकल टू ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी। अब देखिए कितना गेट है, एक एंड गेट, दो एंड गेट, तीन एंड गेट, और तीनों का और करने के लिए एक और गेट। तो आपके पास 3 एंड गेट और एक और गेट है, जबकि यहाँ पे कितना है, 3 एंड गेट, 2 और गेट है, नॉट तो यहाँ भी है, नॉट यहाँ भी रहेगा, तो आपके पास एक और गेट कम हो गया। ठीक है, और ये 3 लेवल का आपका सर्किट है, मतलब देखिए एक आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, एक लेवल, दूसरा आउटपुट यहाँ 2 लेवल, तीसरा आउटपुट यहाँ पे, और इसमें क्या होगा, 2 लेवल का सर्किट बनेगा। एक एंड का आउटपुट आएगा, फिर एंड का और करेंगे तो आउटपुट आएगा। इसका सर्किट बना के मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो लॉजिक फंक्शन हमने लिया था उसका जब हम एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किए हैं तो हमारा ये फॉर्म आया है। ठीक है, और इस फॉर्म को हम लॉजिक सर्किट में लिख रहे हैं, तो हमारे पास देखिए ये क्या आएगा, ए और बी, यहाँ पे आ गया ए बी का एंड हो गया, ये ए और सी बार, ए सी बार हो गया, ये बी और सी का एंड हो गया, तो एक लेवल ये हो गया, और फिर इन तीनों का और कर देंगे, ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉजिक आ गया इन तीनों का। तो देखिए दो इसमें लेवल हैं, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, तो 2 लेवल हो गया, और 2 लेवल में आपके पास गेट नंबर कितना रिड्यूस हुआ है, 3 एंड गेट है, एक और गेट है। ठीक है, तो एक और गेट हमको और कम हो गया, जो हमने लॉजिक फंक्शन लिया था उसमें 2 और गेट था, इसमें एक ही और गेट है। तो ये सिंप्लीफिकेशन कुछ हुआ है हमारे एसओपी करने के बाद। ये हमने एसओपी का कर लिया। अब हम जो गिवन लॉजिकल फंक्शन लेके चले हैं क्वेश्चन 1, उसको पीओएस में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक जो बुलियन अलजेब्रा है उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी सी है, बी सी बार प्लस बी प्लस सी बार ए है। ठीक है, तो इसको हमको एसओपी में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस टर्म को बुलियन लॉज यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा बुलियन लॉज, ए प्लस बी सी को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्रोडक्ट ए प्लस सी, ये आपका बुलियन लॉज से हम लिख रहे हैं। बी प्लस सी बार को लिख सकते हैं बी प्लस सी बार एंड बी प्लस ए। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी और बी प्लस ए की है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए प्लस सी और बी प्लस सी बार, ये 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों के लिए हम एक ही टर्म लिखेंगे, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस सी हो गया एंड बी प्लस सी बार हो गया। तो देखिए आपको डेफिनेशन में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब कुछ वेरिएबल्स का सम होगा और उन सम का प्रोडक्ट होगा। यहाँ वेरिएबल्स का सम है और उनका प्रोडक्ट हो गया, तो ये हमारा पीओएस फॉर्म बन गया। अगर इसको हम लॉजिक सर्किट में इसका बनाएंगे तो देखिए एक और गेट, 2 और गेट, 3 और गेट लगेगा और एक एंड गेट लगेगा, नॉट जो लगता है सो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आपके पास और गेट तो हमारा 3 हो गया है, लेकिन एंड गेट एक ही रहा है, और ये 2 लेवल का ही सर्किट बनेगा। हम सर्किट बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपका जो सर्किट बन गया, जब जो गिवन लॉजिकल फंक्शंस को हमने पीओएस में चेंज किया है उसका लॉजिक सर्किट है। तो ध्यान से देखिए, ये पहला वाला जो और गेट देगा वो क्या देगा, ए प्लस बी। दूसरा वाला क्या दे रहा है, ए प्लस सी, ए यहाँ से और सी यहाँ से। तीसरा वाला क्या दे रहा है, बी प्लस सी बार। और फाइनल आउटपुट क्या आएगा आपका, तीनों सम का प्रोडक्ट, ए प्लस बी, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी बार। तो देखिए यहाँ पे आपका कम हो गया, 3 और गेट हो गया, बट आपका एंड गेट एक ही रहा है। इनिशियल में क्या था आपके पास, 3 एंड गेट था, यहाँ पे देखिए 3 एंड गेट है, 1 2 3 और 2 और गेट है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 और गेट आ रहा है और एक एंड गेट आ रहा है, नॉट तो दोनों में है। तो इस तरह से ये 3 लेवल का है, और हमारे पास पीओएस का भी जो आया वो 2 ही लेवल का आ रहा है। डायग्राम 1 लेवल 2 लेवल, और जो एसओपी का था वो तो 2 लेवल आया ही था,
एक लेवल, दो लेवल। तो जब हम किसी भी लॉजिकल फंक्शंस को एसओपी या पीओएस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास वो सिंप्लीफाई हो जाता है, लॉजिक सर्किट आसान हो जाता है। आसान इन द सेंस कि नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस कर जाते हैं, नंबर ऑफ लेवल जो लॉजिक सर्किट्स का है वो रिड्यूस कर जाता है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हमारे पास अकॉर्डिंगली आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमने लॉजिक फंक्शंस को एसओपी और पीओएस में लिखा। अब हमारे पास एक और टर्म आता है कि ध्यान से देखिए, जो आपका ए पी ओ एस ओ पी का हमने लिखा था, तो हमारे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, लेकिन हर एक टर्म में दो दो टर्म है। यहाँ पी ओ एस का भी वही हाल है, हर एक में दो दो टर्म है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, ए बी सी और उनके कॉम्प्लीमेंट्स। तो एक आता है, अगर हमारे पास एस ओ पी या पी ओ एस में जो जितने भी टर्म हैं, इंडिविजुअल टर्म है, हर एक टर्म में सारे वेरिएबल प्रेजेंट रहें। ठीक है, जैसे अगर ए बी सी में तीन वेरिएबल हमारे पास आ रहा है, तो हर एक टर्म में तीन वेरिएबल, चाहे कम्प्लीमेंटेड हो अनकम्प्लीमेंटेड हो, बट तीन वेरिएबल हो। तो ऐसा जो फॉर्म बनेगा, अगर वो एसओपी का ऐसा फॉर्म बन रहा है तो कहलाएगा स्टैंडर्ड एसओपी, और अगर पीओएस का ऐसा फॉर्म बन रहा है तो कहलाएगा स्टैंडर्ड पीओएस। ठीक है, चलिए इसी बात को हम लिखते हैं। तो ये हमने वही इसी बात को लिखा, इफ ईच टर्म इन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स, इस वेरिएबल्स को हम लिटरल्स भी कहते हैं वेरिएबल्स, देन दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी और पीओएस। मतलब एसओपी में अगर तीन वेरिएबल हम लेके चले हैं और हर एक टर्म में तीन वेरिएबल्स हैं या तीन लिटरल्स हैं, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एसओपी। एंड सिमिलरली अगर पीओएस में हमारे पास तीन वेरिएबल लेके चले हैं और हर एक टर्म पीओएस का तीन वेरिएबल रखता है, इसका मतलब वो कहलाएगा स्टैंडर्ड पीओएस। ठीक है, अब है कि हम एसओपी से स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे जाएंगे, और पीओएस अगर दिया है तो पीओएस से स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे जाएंगे, क्या मेथड है उसका। तो उसका मेरा बहुत सिंपल मेथड है कि आप एसओपी से स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे जाएंगे और पीओएस से स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे जाएंगे, उसे देखते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया है कि इक्वेशन 2 से, जो कि एसओपी फॉर्म है इक्वेशन 1 का गिवन लॉजिक फंक्शन का, वो लिख लिया। अब इसको हम चाहते हैं कि इस स्टैंडर्ड एसओपी को हम स्टैंडर्ड एसओपी में चेंज करें, सम ऑफ प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में चेंज करें। तो क्या मेथड है इसमें, देखिए इस टर्म में तीसरा वेरिएबल कौन सा नहीं है, सी, तो सी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और सी बार का टर्म का और करके, मतलब जो टर्म एब्सेंट है उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करके उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली ए सी बार में क्या बी नहीं है, तो हम लिखेंगे बी प्लस बी बार सी बार। थर्ड टर्म में हमारे पास ए नहीं है, तो इसको लिखेंगे ए बार प्लस ए बी सी। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आता है, ये आएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, अब लॉजिक बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को हम फॉलो करते हुए देखेंगे। ए बी सी हमारे पास यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, तो ए बी सेम फंक्शंस का आपको और करेंगे तो वही फंक्शन रह जाता है, और कहीं ए बी सी है नहीं, तो पहला टर्म लिख लीजिए ए बी सी का। सेकेंड टर्म देखिए, जो ए बी बार सी बार है, ये ए बी बार वाला टर्म कहाँ गया, बी बार वाला टर्म हमारे पास आना चाहिए, एक नहीं है बी बार वाला टर्म, तो सी बार वाला ले लेते हैं। ए बी सी बार यहाँ भी है, ए बी सी बार यहाँ भी है, तो उसके दोनों के बदले एक ही लिखेंगे, ए बी सी बार। अब हमारे पास ए बी सी बार एक ही टर्म है, ए बी बार सी बार, और लास्ट टर्म बच गया ए बार बी सी, ए बार बी सी। तो आपके पास देखिए ये जो फॉर्म आ गया एसओपी का, इसमें हर एक टर्म में तीन वेरिएबल्स हैं, हमने कितना लिया था, तीन वेरिएबल्स टोटल लिए थे ए बी सी, और यहाँ पे हर एक टर्म में हमारे पास तीन वेरिएबल आया, तो ये फॉर्म हमारा आ गया इक्वेशन नंबर, हम इसको 4 कर देते हैं, ये हो गया, इट इज़
स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हो गए। ठीक है, अब इसमें हमने जो रूल किया था उसको लाइन लिख देते हैं, जो रूल हमने फॉलो किया उसको लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे। चलिए अभी जो मैंने किया एग्जांपल में एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में चेंज करने के, उसी को लिख रहा हूँ। एसओपी से स्टैंडर्ड एसओपी जाने के लिए क्या किया हमने, बाय एंडिंग, एंड कर रहे हैं, एंडिंग द टर्म इन द एक्सप्रेशंस विथ टर्म्स फॉर्म्ड बाय ऑरिंग द वेरिएबल्स एंड इट्स कंप्लीमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन द टर्म। जैसे हमने जो टर्म लिया उसमें इसमें भी है, थर्ड टर्म नहीं है, तो थर्ड टर्म जो हमारा इसमें एब्सेंट है उसका और उसके कंप्लीमेंट का और किया और इसके साथ एंड कर दिया। एंडिंग द टर्म, वही लिखा, एंडिंग द टर्म इन द एक्सप्रेशन विथ टर्म फॉर्म्ड बाय ऑरिंग द वेरिएबल एंड इट्स कंप्लीमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन द टर्म। सिमिलरली हम ऐसो पीओएस के लिए करते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड जो हमारा है पीओएस, जो कि इक्वेशन 1 से हमने ऑब्टेन किया है, उसको लिख लिया। अब इसको हम ये स्टैंडर्ड पीओएस है, इसको हम स्टैंडर्ड पीओएस में चेंज करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड पीओएस में चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्या आएगा, ये इस टर्म को देखिए, जो टर्म एब्सेंट है इसमें ए प्लस बी है, थर्ड टर्म कौन एब्सेंट है, सी, तो उन दोनों का ए है बी है, जो टर्म एब्सेंट है उसका और उसके कंप्लीमेंट का एंड करिए और इसमें और कर दीजिए। सिमिलरली इसमें बी एब्सेंट है तो बी और बी का कंप्लीमेंट का एंड और इसमें और कर दिए। इसमें ए एब्सेंट है तो ए और ए टर्म का कंप्लीमेंट और इसके साथ और कर दीजिए। ठीक है, अब इसको बुलियन अलजेब्रा के रूल से सॉल्व कर लीजिए। ये सिमिलरली वैसे ही बनेगा जैसे कि हम ए प्लस बी सी कर रहे थे। तो ये टर्म टूटेगा दो टर्म में, एक ए प्लस बी प्लस सी और एक दूसरा आएगा ए प्लस बी प्लस सी बार। इसको लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस, ये बुलियन अलजेब्रा के रूल से कर रहे हैं हम। ठीक है, रूल आप याद रखिएगा। अलग अलग हो गया, सेम इसमें और इसमें करना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी बार प्लस सी। थर्ड वाला भी दो टर्म तो देगा, ए प्लस बी प्लस सी बार और ए बार प्लस बी प्लस सी बार। अब इसमें देखिए कौन कौन सा टर्म सेम है, ये वाला टर्म और ये सेम है, तो इसके लिए हम 1 लिख लिए, एक टर्म लिख लिए दोनों में से, ए प्लस बी प्लस सी लिख लिए। अब ए प्लस बी प्लस सी बार और कहीं है वो चेक कीजिए, ये है ए प्लस बी प्लस सी, दोनों के लिए भी हम एक ही टर्म लिखेंगे, सेम टर्म का एंड होगा तो वही टर्म रह जाएगा। थर्ड टर्म में ए प्लस बी बार प्लस सी, कहीं है नहीं है, तो ये टर्म आ जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी। फोर्थ टर्म कौन सा है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, इसको तो हम लिख चुके हैं, तो आ जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड पीओएस का फॉर्म। इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार, और सॉरी बी प्लस गलत बोल रहे हैं, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी बार। इसमें कोई बार नहीं है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है। तो ये हमारा आ गया, इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। अब इसका भी हम 2 लाइन लिख लेंगे कि हमने यहाँ क्या किया था, कैसे एसओपी से हम स्टैंडर्ड पीओएस से स्टैंडर्ड पीओएस में जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर में लिखा था अभी। ये हमने लिख लिया, पीओएस से स्टैंडर्ड पीओएस में जाने के लिए क्या करना है, बाय ऑरिंग द टर्म इन द एक्सप्रेशन विथ टर्म्स फॉर्म्ड बाय एंडिंग द वेरिएबल एंड इट्स कंप्लीमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट टर्म। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, इसको समझिए। यहाँ जैसे किया तो फिर से एक बार दिखा देते हैं। बाय ऑरिंग, और कर रहे हैं किसको, एंडिंग द टर्म, किसको एंड करके, जो टर्म यहाँ एब्सेंट है उसका उसके कंप्लीमेंट के साथ एंड किए और इस टर्म में और कर दिए, वही लिखिए, बाय ऑरिंग द टर्म इन द एक्सप्रेशन विथ टर्म्स फॉर्म्ड बाय एंडिंग द वेरिएबल एंड इट्स कंप्लीमेंट
विच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट टर्म। ठीक है, तो ये हमारा POS से स्टैंडर्ड POS में चेंज हो गया। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे पास और आता है कि मीन टर्म और जो मैक्स टर्म हम लास्ट लेक्चर में किए थे वो यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो स्टैंडर्ड SOP और स्टैंडर्ड POS का हर एक टर्म है वो रिस्पेक्टिवली मीन टर्म और मैक्स टर्म कहलाता है। मतलब जो SOP का हर एक टर्म है वो मीन टर्म कहलाएगा और जो POS का हर एक टर्म है वो मैक्स टर्म कहलाएगा। इसको भी हम लिख लेते हैं। हमने उसे लिख दिया कि ईच इंडिविजुअल टर्म इन स्टैंडर्ड SOP फॉर्म इज कॉल्ड मीन टर्म एंड ईच इंडिविजुअल टर्म इन स्टैंडर्ड POS फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो स्टैंडर्ड SOP है उसको हम मीन टर्म में लिख सकते हैं, मीन टर्म के रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड मैक्स टर्म है उसको स्टैंडर्ड POS है उसको मैक्स टर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 3 और 4 था वो SOP और POS का इक्वेशन था, और जो 3 और 4 हो गया, 5 और 6 जो है वो होगा स्टैंडर्ड, सॉरी ये 4 और 5 है। 3 और 4 क्या था? 2 और 3, अच्छा 2, सॉरी इक्वेशन 2 हमारा है, एक बार दिखाते जाता हूँ। इक्वेशन 1 हमारा लॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है वो है, इक्वेशन 2 जो हमने SOP निकाला है फॉर्म वो है। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारा जो POS फॉर्म निकाला है हमने वो है। ठीक है, इक्वेशन 3, और इक्वेशन 4 हमारा क्या है? स्टैंडर्ड SOP है। इक्वेशन 4 हमारा स्टैंडर्ड SOP है, इक्वेशन 5 हमारा स्टैंडर्ड POS है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड SOP और स्टैंडर्ड POS हमको लिख के और उसको फिर मीन टर्म और मैक्स टर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम यूज़ करने वाले हैं। तो इक्वेशन यूज लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारा 4 से क्या आया था? y इज इक्वल टू, लिखते हैं, ये हमने लिख लिया। इक्वेशन 4 को जो स्टैंडर्ड SOP का फॉर्म है उसे हमने लिख लिया। अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर से मीन टर्म और मैक्स टर्म जब मैंने आपको बताया था तो हर एक टर्म का मैंने लिख के दिखाया था कि इसका मीन टर्म क्या होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? 1, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा था, फर्स्ट टर्म हमारा था 1 1 1। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या था? मेन टर्म जो आपको बताया था, हमने कहा था कि जो वेरिएबल है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हो जाएगा 1 1 1, और 1 1 1 का जो डेसिमल फॉर्म है वो आई सब्सक्रिप्ट आई का वैल्यू होगा। तो 1 1 1 किसके लिए आता है? 7 के लिए। तो ये आपका हो जाएगा M7, स्मॉल चूँकि मेन टर्म में ले रहे हैं। ये हो जाएगा 1 1 0, मतलब 1 1 0 हो गया आपका कितना? 6 के लिए। ये हो गया 1 0 0, तो ये हो जाएगा 1 0 0 4 के लिए M4, और ये हो जाएगा 0 1 1 मतलब M3, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से समेसन M, और इसको ऑड में कर लेते हैं 3 4 6 7, ये SOP वाला। सिमिलरली हम POS का भी लिख सकते हैं। ये हमने POS को स्टैंडर्ड POS वाले इक्वेशंस को लिख लिया इक्वेशन 5 से। तो देखिए मैक्स टर्म में क्या था? मेन टर्म में हमने लिखा, मैक्स टर्म में था कि आप जो वेरिएबल है उसको 0 मानते हैं और जो उसका कम्प्लीमेंट उसको 1 मानते हैं। तो ये हो गया 0 0 0, और कैपिटल M से दिखाते हैं तो जो गया M0 इंटू ये हो गया 0 0 1 मतलब M1 हो गया, ये हो गया 0 1 0 मतलब M2 आ गया, और ये हो गया 0 1 0 1 1 0 1 मतलब M5 हो गया, ये M5 हो गया। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल M और नंबर लिख दीजिए 0 1 2 5। तो देखिए ये दोनों जो एक्सप्रेशन हमने आइदर जो SOP लेके आया है
या हम जो लेके आए हैं या जो POS लेके आए हैं, दोनों एक ही लॉजिकल फंक्शन हमने लिया था। एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, हमने एक लिया था, और उसी एग्जाम्पल उसी लॉजिकल फंक्शंस को हमने SOP में भी चेंज किया है और POS में भी चेंज किया है। तो यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात सामने निकल के आती है कि देखिए ये सेम फंक्शन का SOP है मीन टर्म में और उसी फंक्शन का POS है मैक्स टर्म में। अब इन दोनों को देखिए, चूंकि 3 वेरिएबल हम लेके चले थे, तो जब 3 वेरिएबल लेके चलते हैं मीन टर्म मैक्स टर्म में, तो हमारे पास टोटल कितना टर्म कम्बिनेशन आता है? टोटल 8 कम्बिनेशन आता है। और आई जो MI है, आई का सब्सक्रिप्ट कहाँ से होगा? 0 से लेकर 7 तक होगा। ठीक है, 3 वेरिएबल जब आप लेके चलते हैं हमेशा, मान लीजिए अपने 2 की पावर 3 करते हैं, मतलब टोटल कम्बिनेशन 8 बने हैं आपके पास। ठीक, मैंने जो आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू आएगा वो 0 से लेके 8 तक आएगा, 1 2 अप टू 8, सॉरी नॉट 8, अप टू 7, तब ना 7 और 1 0, 8 हो गया। ठीक है टोटल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड SOP में आया है 3 4 6 7, और स्टैंडर्ड POS में जो आया है वो है 0 1 2 5, मतलब कम्प्लीमेंट्री है दोनों। सेम फंक्शन को अगर हम मीन टर्म में लिख रहा हूँ और मैक्स टर्म में लिख रहा हूँ, तो जो टर्म आएगा वो कम्प्लीमेंट्री आएगा। अगर यहाँ 3 4 6 7 आ रहा है, तो जो टर्म यहाँ एब्सेंट है वो टर्म यहाँ प्रेजेंट है, या जो टर्म यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर हमको किसी भी लॉजिक फंक्शन का मीन टर्म दे दिया जाए, मीन टर्म में उसका एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तो उसका कम्प्लीमेंट्री को यूज़ करते हैं, कम्प्लीमेंट्रिटी वाला फंक्शन को प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम उसको मैक्स टर्म में लिख सकते हैं, या अगर मैक्स टर्म में दिया हुआ उसको मीन टर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है वो आपको एक अगर दिया है मीन टर्म में तो दूसरा मैक्स टर्म में, या मैक्स टर्म दिया है तो मीन टर्म में हम लिख सकते हैं। इसी बात को हम लिखते हैं थोड़ा सा, उसी चीज़ को हमने लिख दिया कि hence if a logical function is specified in terms of mean term or max term, its max term or mean term representation can be determined by using complementary property। मतलब अगर किसी लॉजिकल फंक्शन को मीन टर्म में लिखा हुआ है तो आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज़ करके, प्रॉपर्टी यूज़ करके आप मैक्स टर्म में उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर किसी लॉजिकल फंक्शन को मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है तो कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज़ करके उसका मीन टर्म में फॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपका इस मेथड में। और अब हम इसका एक एग्जांपल, ये हमने 3 वेरिएबल का लिया था, आपको एक फिर 4 वेरिएबल का हम लेके दिखा देते हैं कि 4 वेरिएबल में अगर मीन टर्म के टर्म में अगर एक्सप्रेशन लिखा है तो मैक्स टर्म में कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जांपल में हमने देखा कि 4 वेरिएबल का केस लेंगे। 4 वेरिएबल में क्या होगा, कितना कम्बिनेशन बनेगा? 2 की पावर 4 मतलब 16। तो MI का जो वैल्यू में आई जो सब्सक्रिप्ट आई है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके 15 तक, 15 तक। तो अगर आपका उस फंक्शन को आप मीन टर्म में आपने लिखा है वो इस तरीके से आया है 0 3 6 7 0 12 15, तो ये आपके पास दिया हुआ है मीन टर्म में 0 3 6 7 10 12 15। तो आपके पास जो मैक्स टर्म इसको लिखेंगे वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं देन y शुड बी इक्वल टू सम प्रोडक्ट ऑफ m, जो टर्म बच गया 0 से लेकर 15 में जो है उसको छोड़ देंगे, जो बच गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 8 9 11 13 14। ये हमने मेन टर्म में दिया हुआ है तो हमने मैक्स टर्म में डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं। हमारा ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों हो गया कंप्लीट। SOP और POS हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में के मैप से स्टार्ट करेंगे, कार्नो मैप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ ये दिक्कत है या समझ में आया। देखिए इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आपका अप्रिशिएशन मिलता रहेगा तो मेरा काम इस तरह से हम अपलोड करते जाएंगे। अगर आपको लगे, मुझे लगेगा हाँ आपको बेनिफिट हो रहा है तो मुझे काम करने में मज़ा आएगा। सो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे देखिए, कमेंट कीजिए। तो बस और क्या कहूँ, चलिए थैंक यू।